हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो प्रीवियस वीडियो हमने बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर दिया था और हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया था कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है और उसके जो वेरियस एप्लीकेशंस रहते हैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में, तो उन सभी के बारे में ब्रीफ में हमने डिस्कस किया था। तो वो हमारा यूनिट 1 का पहला टॉपिक था। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2, जो है हमारा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी कि एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। और इसमें हम एक टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो एग्जाम के हिसाब से तो आपको पढ़ना ही है, साथ में क्या है नॉलेज के हिसाब से भी आपको चीज़ों को समझना जरूरी है। तो टॉपिक का नाम है हमारा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक जो मेन हाईलाइट है वो हमारा मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड एप्लीकेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होता है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी और क्या क्या मेथड्स होते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के और क्या होते हैं वेरियस टाइप के एप्लीकेशंस। अब सबसे पहले हम समझें कि एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। इससे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा वर्ड है ना एंजाइम, तो एंजाइम क्या होता है। देखिए, एंजाइम क्या एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी में क्या करता है कि जो हमारी सेलुलर रिएक्शंस होती है ना, वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनको क्या है स्पीड अप करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने केमिस्ट्री में आपने केमिकल रिएक्शंस देखी है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी रिएक्शन स्लो हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए क्या हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, उसे बूस्ट कर देते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनको स्पीड अप करने का काम करता है ये जो एंजाइम होता है। तो इसको आप एक तरह से बायोलॉजिकल आप कैटलिस्ट बोल सकते हो। और इसके साथ साथ इसमें एक और खूबी ये होती है कि जैसे जो हमारी केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस देखते हैं जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, तो उसमें हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो वो पूरी तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। एक बार उसे यूज किया तो वो पूरी तरह से यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये क्या इस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, यानी इस टाइप के कैटलिस्ट होते हैं जो क्या है केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज तो करते हैं, स्पीड अप करते हैं, लेकिन क्या है इनमें खुद में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा नहीं है कि एक बार स्पीड अप करने के बाद ये खत्म हो गए फिर दोबारा से एंजाइम का प्रोडक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप तो करते ही हैं, लेकिन खुद में ये कोई चेंजेस नहीं लेके आते, है ना। तो ये वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो ये हो गए हमारे एंजाइम्स। अब बात करें यहाँ पे हम एंजाइम्स की, तो ऐसा नहीं है कि जो सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं उसी को जो है ये रेगुलेट कर रहे हैं जो एंजाइम्स है, ऐसा नहीं है। जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एमाइलेस एंजाइम होता है तो वो क्या करता है कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से क्या जैसे एक हमारा लाइगेस एंजाइम होता है वो क्या करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जो है आपस में कनेक्ट करता है। तो वेरियस टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में वो वेरियस टाइप के अलग अलग फंक्शंस को जो है परफॉर्म करते हैं। तो ये होते हैं हमारे एंजाइम्स। चलिए और थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ना, तो ये किस तरीके से काम कैसे करते हैं, ये मतलब करते क्या हैं। देखिए, ये काम बहुत ही आसान तरीके से करते हैं, इसे समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एंजाइम होता है हमारा एमाइलेस, है ना। अब ये जो एमाइलेस एंजाइम है ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है ना, जो हमें खाने से मिलता है, तो वो क्या करता है इसको माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, यानी शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है ना, ये तो हमारा एंजाइम ही है ना, लेकिन जो हमारा स्टार्च है जो कि हमें खाने से मिला है तो वो हमारा हो जाता है सबस्ट्रेट। और एमाइलेस ने इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे कर दिया माल्टोस में, है ना। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे आप एंजाइम्स की वर्किंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि एंजाइम्स वर्क ऑन सब्सटेंसेस कॉल्ड सबस्ट्रेट्स, टर्निंग देम इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं तो ये क्या है, उन सब्सटेंस के ऊपर काम करते हैं जिन्हें हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, है ना। अब सबस्ट्रेट यहाँ पे कौन हो गया, स्टार्च हो गया। और इन सबस्ट्रेट को वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये एमाइलेज ने क्या किया, सबस्ट्रेट के ऊपर काम किया और उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, एक प्रोडक्ट में। तो ये फंक्शन होता है हमारे जो एंजाइम्स होते हैं। तो ये आपको बेसिक इतना समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा डायग्राम भी दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया, तो ये हमारा एंजाइम है ना, इस टाइप का हमारा एंजाइम है। अब ये क्या है, सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर ये काम करेगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो एंजाइम है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो ये दोनों क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये जो एंजाइम है वो अपना काम शुरू कर देता है, और जो सबस्ट्रेट होता है उसको क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये होता है एंजाइम का काम। और यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जो एंजाइम है ये जैसा पहले था और ऐसा ही ये एंड में, इसमें कोई चेंज नहीं आया कि भाई एंजाइम ने कुछ काम किया है तो वो भी क्या है, खर्च हो गया होगा या फिर
उसमें कोई बदलाव आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक तरह से क्या कुक की तरह काम करता है कि जैसे एक सेफ होता है ना कि वो सब्जियां मिला के आपस में बहुत सारी सब्जियों को मिला मिलू के वो कुछ अच्छी सी डिश बना देता है। लेकिन वो जो सेफ है वो तो सेफ ही रहता है, ऐसा नहीं है कि उसने बना दी तो उसकी एनर्जी खत्म होगी तो वो भी उसका भी सेफ चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ हमारा बिल्कुल सेफ ही रहेगा। लेकिन उसने क्या है जो डिश बनाई है उसका उसने चेंज कर दिया कि उसने मटर आलू गोभी को आपस में कंबाइन कर दिया, तो उनका जो शेप था वो चेंज हो गया और फिर उसने क्या एक डिश बना दी। तो इस तरीके से एक नया प्रोडक्ट बन गया, लेकिन जो बनाने वाला है वो हमारा रिमेन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। तो सेम हमारा जो एंजाइम है वो इसी तरीके से काम करता है। चलिए अब एक और वर्ड को समझते हैं जिसे हम बोलते हैं एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। तो एंजाइम का फंक्शन तो आपने समझ लिया है ना। अब एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि जो काम एंजाइम कर रहा है ना वो तो करेगा ही, लेकिन हम क्या करें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो एंजाइम है उसके स्ट्रक्चर को हम क्या है अपग्रेड कर दें, उसमें उसका जो फंक्शन है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें। तो इससे क्या होगा कि हमें क्या एक नए टाइप का सब्सटेंस मिलेगा, है ना, जो क्या है डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन है कि एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी मींस चेंजिंग एंजाइम स्ट्रक्चर और फंक्शन टू क्रिएट न्यू सब्सटेंसेज और पार्टिसिपेट इन डिफरेंट रिएक्शंस। तो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को या फिर उसके फंक्शन को हम चेंज कर दें, तो इससे क्या है हम एक नया सब्सटेंस बना सकते हैं, है ना, जो क्या करे जो वेरियस टाइप की और डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या है पार्टिसिपेट कर सके। तो ये होती है हमारी एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो जो एंजाइम हमारा काम कर रहा है तो वो तो अपने तरीके से काम करता ही है बॉडी के अंदर, लेकिन हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दें, है ना, उसमें कुछ जो है चेंजेस कर दें उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर में, वो क्या है एक स्पेशल टाइप का एंजाइम बन जाएगा जो क्या कर सकता है कि कुछ और भी जो फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकता है वेरियस टाइप की रिएक्शंस में। चलिए ये हो गया एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, तो ये क्या करती है कमर्शियल सिंथेसिस ऑफ न्यूमरस एंजाइम्स। जैसे हम नॉर्मली बात करें तो ये एंजाइम्स है वो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या ऐसे लेबोरेटरी में भी हम जो ऐसे बना सकते हैं, यानी कुछ टाइप के हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको क्या हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, इनको हम अलग से बना सकते हैं। तो ये जो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी इस चीज़ में भी मदद करती है। अब ये जो हम कमर्शियली जो एंजाइम बनाते हैं तो इनके वेरियस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, अलग अलग फील्ड में इनका यूज किया जाता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गई या फिर फूड प्रिजर्वेशन हो गया जिसमें हम फूड को लंबे समय तक ठीक रखते हैं, इसमें यूज होता है। डिटर्जेंट्स में यूज होता है इसका, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कैसे यूज होता है। टेक्सटाइल्स हो गई लेदर बनाने में या फिर पेपर्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में। तो ये वेरियस टाइप के फील्ड्स हैं जहाँ पे क्या है ये जो हमारे कमर्शियल एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम सिंथेसाइज करते हैं तो उनका यूज किया जाता है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी तक। अब ये जो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी है ना इसी का एक एग्जांपल है हमारा एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो इससे पहले हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन को डिटेल में समझें उससे पहले हम इस वर्ड को ही समझ लेते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो देखिए एक आपने वर्ड जो है सुना होगा जैसे हम बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मोबिलिटी। अब मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक चीज़ को हम कहीं दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, है ना। जैसे हम अपना ही एग्जांपल ले लें कि हमारे अंदर क्या है मोबिलिटी होती है, यानी जो ह्यूमन बॉडी उसके अंदर मोबिलिटी होती है, यानी एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पे क्या है मूव कर सकती है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है मोबिलिटी होती है, या फिर हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, है ना, उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये क्या है मोबिलिटी होती है बॉडी के अंदर। तो बेसिकली यही मतलब होता है हमारी मोबिलिटी का। लेकिन इमोबिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि अगर ये जो मोबिलिटी वाला जो फीचर है ना हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम इसे ब्लॉक कर दें कि हम के एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए, हम केवल एक ही जगह पे बैठे रह जाएं, तो ये होता है हमारा इमोबिलाइजेशन, है ना, यानी नो मोबिलिटी। अब ये हो गया हमारा इमोबिलाइजेशन। अब इसको आप एक ऐसे तरीके से समझते हैं जैसे एंजाइम्स का इमोबिलाइजेशन मतलब एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उनकी जो मोबिलिटी है उसको ब्लॉक करना। तो अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से बिल्कुल सिंपल तरीके से कि जैसे एक सेफ है, अब ये जो सेफ है ना एक रेस्टोरेंट में काम करता है और ये क्या है वेरियस टाइप के काम करता है। जैसे ये क्या है पिज्ज़ा भी बना लेता है, ये क्या है बर्गर भी बना लेता है, और ये क्या है पास्ता भी बना लेता है। अब कोई भी कस्टमर इसके पास आता है, रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आता है, तो एक कस्टमर आया उसने बोल दिया कि भाई पिज्ज़ा बना जल्दी से, है ना। फिर एक कस्टमर आता है तो वो बोल देता है बर्गर बना, एक आता है वो बोल देता है पास्ता बना।
तो इस तरीके से क्या है, ये जो शेप है ना, तो ये क्या है, जल्दी जल्दी से इधर उधर मूव करके कहीं पिज्ज़ा बना रहा है, कहीं बर्गर बना रहा है, कहीं पास्ता बना रहा है। तो ये जो वेरियस टाइप के ये जो काम कर रहा है ना जल्दी जल्दी से, ये जो शेप है ना, इसकी जो क्वालिटी होगी, जो काम करने की उसकी क्षमता है, तो उसको क्या है, ओवर यूज किया जा रहा है ना, कस्टमर्स के द्वारा। तो वो कहीं से कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कहीं आके कोई और ऑर्डर दे देता है उसे, तो वो क्या है, एक चीज़ को अच्छे से नहीं बना पाता है। कहीं तो वो पिज्ज़ा बना रहा है, कहीं बीच में एक और ऑर्डर आ गया तो वो बर्गर बनाने लगा, तो पिज्ज़ा की जो क्वालिटी है वो सही से मेंटेन नहीं हो पाई, तो वो खराब हो गया। कहीं पास्ता बनाने लगा। तो ये जो शेप को अलग अलग जगह पे यूज कर रहे हैं ना बार बार, तो इससे क्या है, उसकी जो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो क्या है, खराब हो जाती है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। अगर हम क्या करें कि इस शेप को जो है इमोबिलाइज कर दें, यानी पहले तो क्या इसके अंदर मोबिलिटी थी कि वो क्या है, कहीं पिज्जा बनाने लगा, कहीं बर्गर, कहीं पास्ता, है ना, तो उसके अंदर मोबिलिटी थी, वो फ्री था, वो अलग अलग काम कर रहा था। लेकिन हम क्या करें कि इस शेप को जो है इमोबिलाइज कर दें, उसकी जो मोबिलिटी है ना, उसकी जो मोबिलिटी है उसको जो हम खत्म कर दें, उसे हम क्या कर दें, उसे हम इमोबिलाइज कर दें। उसे हम इमोबिलाइज कर दें तो इससे क्या होगा, हम उससे बोल देंगे कि भाई तू ना एक एक जगह पे बैठ जा, तेरा एक चैम्बर है, तू एक जगह पे बैठ जा और तू केवल एक ही काम करेगा। तू क्या करेगा, तू केवल पिज्ज़ा बनाएगा। अब कोई भी कस्टमर आता है, वो तो उससे कुछ भी बोले, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे केवल एक ही काम करना है, तुझे बनाना है पिज्ज़ा। तो हमने क्या किया कि वो जो सेफ, जो पहले उसके अंदर मोबिलिटी थी, उसके अंदर फ्रीनेस थी कि वो बार बार इधर उधर जाके अलग अलग काम कर रहा था, हमने उसकी मोबिलिटी को कर दिया ब्लॉक, हमने उसे इमोबिलाइज कर दिया और हमने उससे बोला कि तुझे बस पिज्ज़ा ही बनाना है। तो अब जब भी कोई कस्टमर आएगा तो उसके पास कोई और काम नहीं है, वो केवल एक ही जगह बैठेगा और एक ही जगह बैठ के वो पिज्ज़ा बनाएगा। जब वो एक ही काम करेगा ना, जब एक ही काम करेगा बार बार, तो उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, इंप्रूव होती जाएगी और जो ज़्यादा तरीके से इफेक्टिव तरीके से वो काम कर सकता है। जब वो वेरियस काम कर रहा था तो क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो रहा था, लेकिन अगर वो एक ही काम करेगा एक ही फिक्स जगह पे बैठ के, तो क्या होगा कि उसकी जो क्वालिटी है, जो शेप का जो टैलेंट है वो दिखेगा और वो जो है बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाएगा। सेम ये जो कहानी है ना, यही है हमारे एंजाइम्स की, कि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारे एंजाइम्स है ना, जो क्या है पहले फ्री होते हैं, वो क्या अलग अलग अपने फंक्शंस कर रहे होते हैं, अलग अलग रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो हम क्या करें कि उन एंजाइम्स को जो है इमोबिलाइज कर दें, हम उन्हें जो है किसी ऐसे कैरियर के साथ या किसी ऐसे मीडियम के साथ हम उन्हें ग्रुप कर दें कि वो क्या इमोबिलाइज हो जाए, वो क्या फ्री ना रहे, है ना। तो हम उनसे क्या कर सकते हैं कि जब वो फ्री नहीं रहेंगे तो हम उन एंजाइम्स का जो है टारगेटेड तरीके से यूज कर सकते हैं, उनको किसी एक जगह पे उनका पूरा पोटेंशियल जो है हम एक ही जगह पे ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एंजाइम इमोबिलाइजेशन। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एंजाइम इमोबिलाइजेशन मींस ट्रैपिंग एंजाइम्स इन ए सॉलिड सपोर्ट और मटेरियल। देखिए एंजाइम इमोबिलाइजेशन का सिंपल मतलब हो गया कि जो एंजाइम है उसकी मोबिलिटी को हम खत्म कर रहे हैं, यानी इमोबिलाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, तो एंजाइम्स को हम ट्रैप कर देते हैं या तो किसी सॉलिड सपोर्ट में या फिर किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर, जिन्हें हम क्या है बेसिकली जो है हम कैरियर्स बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एंजाइम है उसको हम किसी कैरियर के साथ, कोई सॉलिड सपोर्ट होता है या फिर कोई मटेरियल होता है, तो उसके साथ हम उसे ज्वाइन कर देते हैं या फिर हम उसे उसके अंदर जो है बंद कर देते हैं, है ना। तो वो जो एंजाइम होता है तो वो क्या है उसके अंदर कैद हो जाता है, वो ट्रैप हो जाता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। इतना आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लाइन देखते हैं, द सपोर्ट और मटेरियल वेयर एंजाइम्स आर ट्रैप्ड लेट्स सब्सटेंसेज लाइक सबस्ट्रेट और अदर मॉलिक्यूल्स टू मूव इन एंड आउट, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि एंजाइम्स क्या काम करते हैं कि जो सबस्ट्रेट होते हैं, यानी एक टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं, तो उनको वो कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट्स में। तो जिस चीज़ में हम एंजाइम को जो है ट्रैप करते हैं ना, कि मान लीजिए ये क्या एक सॉलिड सपोर्ट है, एक सॉलिड मटेरियल है, इसके अंदर हमने एक एंजाइम को जो है ट्रैप कर दिया। तो ये जो हमने ट्रैप किया है ना, अब एंजाइम काम कैसे करेगा, है ना। अब ये तो क्या इसके अंदर ट्रैप हो गया एंजाइम, तो ये अपना काम कैसे करेगा इस मटेरियल के अंदर से। तो ये जो मटेरियल होता है ना, ये इस टाइप का होता है कि जो भी काम अगर एंजाइम को करना है, तो वो जो मटेरियल है जिसके ऊपर वो काम करना चाहता है, जैसे हम क्या है सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, तो सबस्ट्रेट को वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए क्या है, ये जो मटेरियल होता है ऊपर का, जो सॉलिड सपोर्ट मटेरियल या फिर जैसे हम कैरियर बोलते हैं, तो वो एक चीज़ अलाउ करता है कि ये जो सबस्ट्रेट होता है ना, जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा, तो ये अंदर जा सके इसके और बाहर आ सके प्रॉपर तरीके से, है ना। तो ये सबस्ट्रेट क्या है, सॉलिड सपोर्ट के अंदर जा सकता है, एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा और ये सबस्ट्रेट क्या है एक प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है एंजाइम को इमोबिलाइज करके हम बेटर तरीके से उसका यूज ले सकते हैं।
तो ये तो हो गया उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल है। चलिए कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज की पहले बात करते हैं, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो एंजाइम सबसे पहला तो यही है कि एंजाइम क्या बेटर तरीके से काम कर पाते हैं, क्योंकि पहले जो वो फ्री फॉर्म में जो अलग अलग कामों पे ध्यान दे रहे थे, तो अब वो क्या है एक जगह पे इमोबिलाइज हो गया, वो केवल एक ही जगह पे फोकस कर सकते हैं। तो एंजाइम क्या ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर सकता है। इसके अलावा जो प्रोसेस होती है, जो भी हम प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी जो एंजाइम उसे कन्वर्ट कर रहा है किसी प्रोडक्ट में, तो ये जो प्रोसेस होती है तो ये क्या कंसिस्टेंट हो जाती है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो एंजाइम होते हैं तो उन्हें हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। एक बार एंजाइम ने काम कर दिया उसके बाद हम उसे रीयूज कर सकते हैं। एंजाइम इमोबिलाइजेशन से एक और काम होता है कि इसमें लेस वर्क करना पड़ता है। जो भी हम लेबर वगैरह यूज करते हैं ना किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, तो इससे क्या है हमें एडवांटेज मिलता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन से कि हमें जो है कम लेबर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा क्या है जैसे पैसे की भी बचत होती है, जो इन्वेस्टमेंट लगता है किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने में तो उसकी भी बचत होती है। फास्टर रिएक्शन होती है और कॉन्टामिनेशन का जो रिस्क रहता है किसी भी प्रोडक्ट में तो वो भी कम हो जाता है। प्रोडक्ट क्या है हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं इस टेक्निक की वजह से। साथ में क्या है जो प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई रहती है वो क्या स्टेबल रहती है मार्केट के अंदर। और जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। डिसएडवांटेज भी इसके होते हैं, क्योंकि जो आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और जो रिकवरी रहती है इनएक्टिव एंजाइम्स की, तो उसके लिए क्या है कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसके लिमिटेड होते हैं, इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। ये जो इमोबिलाइज एंजाइम्स रहते हैं तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्री रहती है उसमें इसका यूज नहीं होता है ना, यानी इसके जो यूजेस हैं वो क्या लिमिटेड है। और हम बात करें इसकी तो जो एंजाइम्स क्या है उसको हम अगर एक जगह फिक्स कर देते हैं या फिर हम उसे इमोबिलाइज कर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, सभी एंजाइम्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और अगर हम क्या है एंजाइम्स को जो फिक्स कर दें, उन्हें इमोबिलाइज कर दें, तो इससे क्या है कुछ टाइप के हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या है अनस्टेबल भी हो जाते हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। और कुछ एंजाइम्स को अगर हम हीट जनरेटेड अगर सिस्टम के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वो क्या है इनएक्टिवेट भी हो जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं, लेकिन एडवांटेज के ज़्यादा है, डिसएडवांटेज कम है। एंजाइम्स के जिनकी हम बात कर रहे हैं तो वो एग्जांपल्स हमारे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे लाइपेस एंजाइम हो गया, एमाइलेस हो गया, प्रोटीएस एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज है ना, सेलुलोज, पैक्टिनेस है ना, तो इस टाइप के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन, कि कितने मेथड्स होते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन करने के लिए, यानी इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली क्या है इसमें हमारे 5 मेथड रहते हैं जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में यही पोर्शन पूछा जाता है अक्सर। उनके पहला एडजॉर्प्शन, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्डिंग, तीसरा है हमारा एनट्रैपमेंट, और फिर हमारा क्रॉस लिंकिंग और पॉलीमराइजेशन, एंड देन हमारा एनकैप्सुलेशन। तो ये जो 5 मेथड है इनकी वर्किंग को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहला जो मेथड है ना हमारा वो है हमारा एडजॉर्प्शन। अब इस मेथड से हम कैसे एंजाइम्स का इमोबिलाइजेशन करते हैं उस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जो टेक्निक है ना ये सबसे ज़्यादा सिंपल टेक्निक है और सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है। बहुत ही आसान टेक्निक है, बहुत आसान तरीके से इसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो ऐसे जैसे ये हमारा एक कैरियर है, तो कैरियर में क्या है वेरियस टाइप के कैरियर्स आ जाते हैं, जैसे सिलिका जेल हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, ऑर्गेनिक में हमारा सेलुलोज वगैरह आ जाता है। तो इस तरह से क्या है हमारे वेरियस टाइप के कैरियर्स होते हैं। तो जैसे ये हमारा एक कैरियर है तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं जो एंजाइम्स होते हैं तो उनको इस तरीके से चिपका देते हैं। तो उसके सरफेस पे क्या इस तरीके से जो एंजाइम्स है वो चिपक जाते हैं। तो ये होता है हमारा एडजॉर्प्शन मेथड। बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल सा मेथड है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो इनको फिजिकली हम क्या करते हैं कि जो कैरियर का सरफेस है उसके ऊपर चिपका देते हैं। अब चिपकता कैसे है, ये वीक बॉन्ड के थ्रू जो चिपकता है, जैसे नॉन कोवेलेंट जैसे हम बॉन्डिंग बोलते हैं, जो कि हमारी वीकेस्ट बॉन्डिंग रहती है, जो बहुत ही ज़्यादा वीक रहती है। तो उनके थ्रू क्या है ये जो सरफेस पे जो चिपक जाते हैं जो एंजाइम्स होते हैं तो ये इन्हीं बॉन्डिंग के थ्रू चिपकते हैं, जिन्हें हम वीक बॉन्डिंग बोलते हैं। मेथड बिल्कुल इसका सिंपल सा है। सबसे पहले तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है हमें कि जो एंजाइम्स हैं उनका एक हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, और जो भी हमें सपोर्ट मटेरियल चाहिए, जो भी हम ले रहे हैं, जैसे क्या है सिलिका जेल को ले रहे हैं या फिर सेलुलोज है ना, तो इस तरह की हम कोई भी जो है सपोर्टिंग मटेरियल ले रहे हैं या फिर कोई भी हम कैरियर ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो एंजाइम सॉल्यूशन रहता है ना उसको तो उसके साथ हम उसे मिक्स कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे ये हमारे क्या कोई बर्तन है, ये हमने एक बर्तन ले लिया, उसमें क्या है जो भी हमें क्या है जैसे सपोर्ट मटेरियल चाहिए, जैसे हमने ले लिया फॉर एग्जांपल हमने क्या है हमने ले लिया सेलुलोज, ठीक है। तो ये हमने क्या सेलुलोज ले लिया, तो ये उसके पार्टिकल्स हो गए। फिर हमने क्या किया इसके ऊपर क्या एंजाइम्स डाल दिए जिनका क्या हमें इमोबिलाइजेशन करना है। तो हमने ऐसे क्या उसके अंदर एंजाइम्स को डाल दिया इस तरीके से।
और देन हमने क्या किया कि इसको क्या अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, हमने एक पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन टाइप का बना लिया। अब जो सेकंड स्टेप आएगा वो हमारा इंटरेक्शन का आएगा। अब इसे मैं आपको और भी आसान तरीके से समझा दूंगा, तो बिल्कुल आप ऐसे समझो, जैसे क्या है, चीनी से भरा हुआ कोई डब्बा रखा हुआ है, तो जो चीनी है ना, तो वो तो हमारे क्या हो गए, वो हमारे हो गए एंजाइम्स। और जैसे हम कोई गीली चम्मच लेके उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो जो गीली चम्मच है ना, तो उसे आप एक तरह से कैरियर मान लो। तो जैसे ही आप गीली चम्मच डब्बे के अंदर डालोगे, तो जो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, उसके चारों तरफ एडजॉर्ब हो जाएंगे, उससे चिपक जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से ये जो एडजॉर्प्शन वाली प्रोसेस है ना, तो इसमें क्या है, जो एंजाइम्स रहते हैं वो कैरियर के ऊपर स्टक कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक टाइप के भी होते हैं हमारे कैरियर, कुछ हमारे ऑर्गेनिक टाइप के भी होते हैं। तो दोनों के एग्जांपल्स आप देख लेना। और सेकंड हमारा इंटरेक्शन आ जाता है। इंटरेक्शन में बिल्कुल सिंपल वही है कि जो एंजाइम्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, सरफेस पे चिपक जाते हैं, जो भी हमारा सपोर्ट या फिर कैरियर रहता है। और ये जो चिपकते हैं ना, तो ये क्या एक फोर्स के थ्रू या फिर एक तरह का बॉन्ड होता है, उसके थ्रू जो है उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेज हो गई, या आयनिक इंटरेक्शंस। तो ये क्या है, वीक फोर्सेज होते हैं या फिर वीक बॉन्डिंग होती है, इसके थ्रू के एंजाइम्स कैरियर के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो ये इसका सिंपल सा डायग्राम है यहाँ पे, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। ये कैरियर हो गया, इसके ऊपर क्या है, सरफेस पे एंजाइम्स जो है एडजॉर्ब हो गए, है ना, चारों तरफ हो जाते हैं। ये तो मैंने एक साइड ही इसमें दिखाई है। और ये क्या है, नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू होते हैं। यहाँ पे मैंने कोवैलेंट लिख दिया, ये होते हैं नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो एडजॉर्ब हो जाते हैं। सिंपल है। और नेक्स्ट जो इसका स्टेप आ जाता है वो आता है वॉशिंग का। वॉशिंग का मतलब कि जो क्या है, सही से उसके ऊपर नहीं चिपके हैं, तो हम क्या है, वॉशिंग करते हैं ना, तो ये सही से एडजॉर्ब नहीं हुए हैं, वो पार्टिकल्स हट जाते हैं। और जो सही से जो अच्छे तरीके से एडजॉर्ब हो चुके हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, उससे अटैच रहते हैं सरफेस से। तो वो वॉशिंग वाली प्रोसेस रहती है। चलिए, बस इतना सही था, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और यहाँ पे एडवांटेजेस की बात कर लें तो सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो करानी नहीं पड़ती, सीधे क्या है, कैरियर के कांटेक्ट में आता है तो एंजाइम का एडजॉर्ब हो जाता है, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो इसमें किसी भी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है आपस में दोनों को अटैच करने के लिए, इसलिए सिंपल है और कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई कॉस्ट भी नहीं आती है। माइल्ड कंडीशंस में जो एंजाइम्स रहते हैं, तो वो अपनी एक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं, कोई भी हमें केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से कि हमें क्या है, जो एंजाइम है उसको, उसकी जो एक्टिविटी है वो सही बनी रहे, तो हमें किसी केमिकल का यूज नहीं करना है। सिंपल तरीके से वो क्या है, मेंटेन कर सकता है। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो एंजाइम्स को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं और उन्हें रीयूज कर सकते हैं वापस से। तो ये बिल्कुल सिंपल से इसके एडवांटेजेस हो गए। इसके एडवांटेज तो हमने देख लिए, कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें वीक बॉन्डिंग होती है। तो जब हम एडजॉर्प्शन की प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या है, वीक बॉन्ड्स के थ्रू जोड़ते हैं। तो ये क्या है, डिटैच हो सकते हैं, जो एंजाइम्स उसके साथ जुड़े हुए हैं ना एडजॉर्प्शन मेथड से, तो वो क्या है, डिटैच हो सकते हैं, वो छूट सकते हैं। जैसे कुछ हमारी हर्स्ट कंडीशन होती है, जैसे पीएच चेंज हो गया या फिर टेम्परेचर में कुछ बदलाव आता है एनवायरनमेंट में, तो वो क्या है, जो एंजाइम्स है वो डिटैच हो सकते हैं। इनका जो लाइफ स्पेन रहता है, तो वो भी क्या है, लिमिटेड रहता है। तो अगर क्या है, वो लाइफ जो स्पेन है, यानी अगर वो खत्म हो जाती है, तो उनकी जो एक्टिविटी एंजाइम्स की वो भी क्या है, लूज हो जाती है ना। और उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डीनेचुरेशन उनके अंदर होने लगता है। क्रिटिकल सपोर्ट सिलेक्शन, तो इसमें क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि जो हम एंजाइम्स को इमोबलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक अच्छे कैरियर का चुनाव करें। कैरियर को चूज करना क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ रहती है कि एडजॉर्प्शन के लिए हम किस कैरियर का यूज करें। तो ये क्या एक चॉइस होती है, तो ये क्या काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है, तो हम क्या सिलेक्शन सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या रहता है कि जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो कि ऑप्टिमम होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाती है अगर हम सही तरीके से कैरियर का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो ये भी क्या एक तरह से डिसएडवांटेज हो गया इसका। तो पहला मेथड हमने देख लिया, एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल सा मेथड है। इसमें क्या है, जो एंजाइम्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। और ये जो मेथड है, इसमें क्या रहता है कि जो कैरियर रहता है और जो एंजाइम रहता है, तो वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। पहले वाले में क्या था, वीक बॉन्ड के साथ जुड़े थे, लेकिन इस वाले में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। और कोवेलेंट क्या है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। इसलिए बोलते हैं ना कि हमारी फ्रेंडशिप में क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, यानी स्ट्रॉन्ग मतलब बॉन्डिंग है, आसानी से नहीं टूटने वाली। तो इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इसमें क्या रहता है बेसिकली कि जो हमारा एंजाइम रहता है, तो वो क्या है, जो कैरियर या फिर जो सपोर्ट रहता है, उसके साथ क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ जुड़ा रहता है। और इसकी वजह से क्या एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करता है। इसका आप डायग्राम देख सकते हो, सिंपल सा। ये हमारा कैरियर हो गया बीच वाला, और ये हमारे एंजाइम्स हो गए जो रेड रेड आपको दिख रहे हैं। और ये क्या है, कैसे जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, है ना। ये जो आपको लाइंस दिख रही है, क्या बॉन्डिंग है। इस तरीके से अगर आप इनका एक और स्ट्रक्चर देखें, तो इस तरीके से जुड़े होते हैं, यानी ये कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं ना, तो वो क्या है, सभी तरह के एंजाइम्स पे ये जो टेक्निक है वो काम नहीं करती है।
इसमें हम उन्हीं एंजाइम्स को इमोबिलाइज कर सकते हैं जिनमें क्या एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। जैसे एंजाइम्स होते हैं हमारे हॉस्रेडिस परऑक्सीडेज, है ना, जिसे हम HRP बोलते हैं, लाइपेस हो गया, ग्लूकोस ऑक्सीडेज, यूरिएज, है ना, और अमीनो एसाइलेज, है ना। तो ये हमारे जो एंजाइम्स है ना, तो इनमें क्या है स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनकी वजह से जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग से जुड़ने के लिए क्या है एंजाइम का स्पेशल फंक्शनल ग्रुप उसमें होना जरूरी है। और एसेंशियल फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें तो जैसे अमीनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिनाइल ग्रुप हो गया, सल्फोनिक ग्रुप हो गया, थायल हो गया, इमिडाजोल हो गया, और भी वेरियस टाइप के रहते हैं। तो ये जो एंजाइम्स रहते हैं तो इनमें क्या है ये सारे के सारे जो स्पेशल टाइप के फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से क्या है पॉसिबल हो पाता है एंजाइम्स को इमोबिलाइज करना। साथ में जो कैरियर्स होते हैं तो उनमें भी क्या है स्पेशल टाइप के फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है, तभी वो क्या है उन एंजाइम के साथ जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग बना पाएंगे। तो इसमें हम क्या है एग्रोस का, सेलुलोज का, पॉली एलाइल, ये जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं कैरियर्स के, उनको हम यूज करते हैं। एडवांटेज की हम बात करें तो इनमें क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है, तो जो स्टेबिलिटी रहती है इनकी काफ़ी अच्छी रहती है। साथ में क्या है जो लीकेज की प्रॉब्लम रहती है तो वो भी क्या है नहीं हो पाता है ना। लीकेज का मतलब रहता है कि जो एंजाइम्स हैं तो वो क्या है रिमूव होने लगते हैं, वो छूटने लगते हैं उसमें से, या फिर क्या है कोई जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है तो उसमें से क्या है एंजाइम्स लीक ना हो, तो ये क्या है जो चांसेस रहते हैं लीकेज के तो वो काफ़ी कम है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और साथ में हम क्या करें कि जो एंजाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है ना तो ये क्या है काफ़ी यूनिफॉर्म रहता है ना, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो इसमें एंजाइम का जो डीनेचुरेशन रहता है, जो स्ट्रक्चर उसका ख़राब होने लगता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है रिएक्शंस की वजह से। क्योंकि जैसा कि आपको पता है इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है तो इसमें क्या है जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो वो रिएक्शंस के थ्रू ही होता है। तो रिएक्शंस की वजह से क्या है जो एंजाइम का जो डीनेचुरेशन है वो पॉसिबल है, वो हो सकता है। और हम बात करें सेकंड तो हाई अमाउंट ऑफ बायो रिएजेंट आर नीडेड फॉर कोवैलेंट इमोबिलाइजेशन। तो अगर हमें कोवैलेंट बॉन्डिंग करनी है एंजाइम के साथ, इमोबिलाइजेशन करना है, तो इसके लिए क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो बायो रिएजेंट चाहिए रहता है, तो ये भी क्या एक डिसएडवांटेज है। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, वो हमारा एंट्रैपमेंट मेथड। एंट्रैप का क्या मतलब है कि किसी चीज़ के अंदर हम ट्रैप हो जाए, है ना, कोई एक मतलब इस टाइप का एक केज हो, है ना, जैसे हमने केज देखा है ना, इस टाइप से जेल होती है, जेल के अंदर क्या एक कैदी बैठा होता है इसके पीछे, है ना, इस तरीके से। तो जेल के अंदर हम किसी को बंद कर दें यानी वो ट्रैप हो गया, है ना। तो इसी तरीके से क्या है जो एंजाइम होता है तो वो क्या हमारा ट्रैप हो जाता है एक केज के अंदर, या फिर एक मैट्रिक्स हम इसे बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एंट्रैपमेंट मेथड। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एंजाइम रहता है उसको हम फिजिकली जो है कोई पोरस हमारा जेल रहता है या फिर कोई नेटवर्क रहता है जो कि केज की तरह काम करता है, तो उसके अंदर हम उसे क्या करते हैं उसे हम बंद कर देते हैं जो एंजाइम रहता है। और इसमें क्या है कोई भी डायरेक्ट जो है केमिकल बॉन्डिंग तो नहीं होती है, इसमें बॉन्डिंग नहीं रहती है, जैसे कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई या फिर एडजॉर्प्शन मेथड हो गया, तो इस तरीके से इसमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं रहती है। बस डायरेक्टली हम क्या है केज बनाते हैं और केज के अंदर क्या एंजाइम को रख देते हैं। अब ये केज क्या है लोहे का तो होता नहीं है, इसके लिए क्या हम वेरियस टाइप के कैरियर्स को यूज करते हैं, जैसे सेलुलोज हो गया, रबर हो गया, ग्लास, सिलिकॉन, जिलेटिन, स्टार्च, तो इस टाइप के जो कैरियर्स हैं हम उनको यूज करते हैं। एडवांटेज की बात करें तो एडजॉर्प्शन से ज़्यादा अच्छा तरीका है ये, क्योंकि इसमें जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ में क्या है इसमें जो डीनेचुरेशन की जो प्रोसेस रहती है तो वो क्या है एंजाइम्स के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो एंजाइम की लोडिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। ऐसा नहीं है कि हम एक केज में क्या है बहुत सारा एंजाइम जो है एक साथ हम उसमें फिल कर दें, बहुत ही मतलब कम लोडिंग कैपेसिटी होती है, यानी थोड़े अमाउंट के जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम लोड कर सकते हैं। इसमें क्या है क्योंकि ये केज मेथड है तो इसमें क्या है लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट मेथड को हम बात करते हैं जो हमारा क्रॉस लिंकिंग मेथड, या फिर इसे हम पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये जो अप्रोच है, ये जो मेथड है, उनको क्या है उन्हीं एंजाइम्स के लिए यूज किया जाता है जिनमें क्या है मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि हमारे कोवैलेंट बॉन्डिंग में था सेम इसी तरीके से। लेकिन इसमें जो कैरियर्स होते हैं तो कैरियर्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है एंजाइम्स में जो है फंक्शनल ग्रुप होना इंपॉर्टेंट होता है। तो एक एंजाइम के अंदर क्या है मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो हम इस वाले मेथड को यूज कर सकते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन में। ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो ये क्या है वेरियस जो कैरियर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके साथ क्या है ये इंटरेक्ट करते हैं और ये क्या है एक क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यानी ये ऐसे है जैसे एक जो है एंजाइम क्या करेगा, इसके अंदर क्या है काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे वेरियस टाइप के, तो जो एक फंक्शनल ग्रुप होगा वो एक कैरियर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा होगा वो दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ऐसे करके क्या है ये क्या है इस तरीके से बनता जाता है। फिर क्या है यहाँ पे एक एंजाइम होगा वो क्या है इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, उसके भी पास फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो इस तरीके से क्या है क्रॉस लिंकिंग वाले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
तो ये कुछ इस तरीके से ये काम करता है, स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो एंजाइम्स इस तरीके से जो क्रॉस लिंकिंग वाली जो प्रोसेस है इसको कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है 3D जो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाता है ना। तो ये क्या है, ये होता है हमारा क्रॉस लिंकिंग मेथड। केमिकल्स इसमें क्या यूज़ किए जाते हैं, ये जो प्रोसेस है ना, जो एंजाइम जुड़ रहा है कैरियर्स के साथ अलग अलग, तो इसमें क्या है केमिकल्स का यूज किया जाता है इस प्रोसेस को करवाने के लिए। जो जुड़ने वाली जो प्रोसेस है, जैसे ग्लूटाराल्डिहाइड हो गया, डाई है जो बेंजीडीन हो गया, हेक्सामेथाइलिन हो गया, डाई आइसोसाइनेट हो गया, टोल्यूएन डाई आइसोसाइनेट हो गया, और भी होते हैं वेरियस टाइप के। तो इनका मोस्टली यूज किया जाता है इनकी क्रॉस लिंकिंग के लिए। एडवांटेज की हम बात करें तो ये क्या एक सिंपल मेथड है। ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये मेथड बहुत सिंपल है। इसमें क्या एंजाइम लीकेज नहीं होता, क्योंकि इसमें भी क्या बॉन्डिंग वाला सिस्टम चल रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ज़्यादा इसमें खर्चा वर्चा नहीं होता है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो एंजाइम्स क्या है रैंडमली अटैच होते हैं। एक एंजाइम कितने कैरियर्स के साथ जुड़ा हुआ है, एक एंजाइम हो सकता है 2 कैरियर्स के साथ ही जुड़ा हो, कई रहते हैं कि वो क्या ज़्यादा कैरियर्स के साथ जुड़े जाते हैं। तो इससे क्या है जो स्पेसिफिसिटी रहती है ना, तो वो क्या रिड्यूस हो जाती है। हार्श कंडीशंस में क्या है, जैसे pH चेंज हुआ या फिर क्या है टेम्परेचर में चेंज आता है, तो एंजाइम क्या है डीनेचुरेट हो जाता है। और क्या है जो ऑप्टिमल जो क्रॉस लिंकिंग रहती है, तो उसको भी अचीव करना डिफिकल्ट रहता है। यानी क्रॉस लिंकिंग भी क्या एक प्रोसेस है, तो वो भी क्या प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर क्या क्रॉस लिंकिंग सही तरीके से नहीं होती है, तो जो स्ट्रक्चर होता है पूरा जो 3D स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्या खराब हो जाता है ना, वो डिफॉर्म हो जाता है। तो इस चीज़ को अचीव करना भी डिफिकल्ट काम है। और अगर क्या हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं ये वाली टेक्निक से एंजाइम इमोबिलाइजेशन का, तो इसमें भी क्या है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जाती है, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ नहीं होती है। तो छोटे लेवल पे तो इसे मतलब किया जा सकता है, लेकिन लार्ज स्केल पे हमें करना है, स्केल अप करना है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आती हैं। सबसे लास्ट मेथड की हम बात करें तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान सा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो एंजाइम रहता है ना, एंजाइम के ऊपर क्या एक कोटिंग कर देते हैं, है ना। ये एंजाइम है, इसके ऊपर हमने क्या एक कोटिंग कर दी, एक लेयर बना दी, है ना। अब वो लेयर क्या है लिपिड्स की हो सकती है, पॉलीमर्स की हो सकती है ना। जैसे पॉलीमर्स में एग्जांपल की हम बात करें तो सेलुलोइड डेरिवेटिव्स हो गए, काइटोसन हो गया, एल्जिनेट हो गया। लिपिड्स की हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स हो गए, वैक्सेज हो गए। माइक्रो कैप्सुलेशन में बेसिकली क्या है, बस हम एंजाइम को रखते हैं और इसके ऊपर क्या है एक कोटिंग कर देते हैं लिपिड्स की, है ना, या फिर क्या है जो पॉलीमर्स होते हैं। तो बस इस तरीके से काम चलता है। ये जो ऊपर की जो लेयर रहती है ना, तो ये क्या है सेमी परमेबल रहती है। इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा छोटे पोर्स होते हैं। ये क्या है माइक्रोस्कोपिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो एंजाइम है वो क्या इसमें से स्लोली रिलीज होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये जो स्ट्रक्चर रहता है ये कैप्सूल की तरह काम करता है ना। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक बैलून होता है, इसके अंदर हम क्या है एंजाइम को बंद कर देते हैं। तो ये हो गया। मटेरियल्स हम क्या यूज करते हैं एज अ कैरियर, तो पॉलीमर्स का हम यूज करते हैं, एल्जिनेट हो गया, काइटोसन, सेलुलोज, है ना। सेलुलोज के जो डेरिवेटिव्स रहते हैं। लिपिड्स की हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड या वैक्सेज का हम यूज कर सकते हैं। मेथड्स का हम यूज करते हैं, ये जो हमें प्रोसेस ये जो करनी रहती है इसमें हम किस मेथड का यूज करते हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन होती है, इमल्सन, सॉल्वेंट, एवेपोरेशन, माइक्रोफ्लूइडिक टेक्निक। यानी ये टेक्निक से हम इस मेथड को जो बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है सिंपल सा। एडवांटेज की हम बात करें तो एंजाइम की जो स्टेबिलिटी है वो हाई रहती है। रिलीज कंट्रोल्ड होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो एंजाइम क्या है स्लोली इसमें से जो है बाहर निकलेगा, यानी कंट्रोल तरीके से ये काम करेगा। टारगेटेड डिलीवरी हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वो कैप्सूल के अंदर बंद है, तो हम क्या है उसे अच्छे तरीके से किसी भी प्रोसेस के ऊपर हम उसे टारगेट कर सकते हैं और एंजाइम जो वहाँ पे अपना जो असर है वो हाईएस्ट दिखाएगा केवल उसी पर्टिकुलर जगह पे। तो ये क्या टारगेटेड डिलीवरी भी इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन वाले जो मेथड्स होते हैं, तो इनको बनाने के लिए क्या है हमें स्पेशल जो है स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो पर्सनल्स जो इन्हें बनाएंगे तो उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, और इस तरह की जो डिमांड होती है ना स्किल्स की, तो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ये क्या है कॉस्टली भी हो जाती है। स्लो मूवमेंट होता है कि जो एंजाइम्स की जो वर्किंग रहती है तो वो क्या स्लो पड़ जाती है, क्योंकि किसी एक कैप्सूल के अंदर बंद है। तो एंजाइम्स जितना अपना इफेक्ट दिखाना चाहिए, जितनी उनके अंदर पावर होती है ना, कुछ भी काम करने की क्षमता होती है, तो वो क्या वीक पड़ जाती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि इसकी जो बाहर की जो बॉल्स होती हैं तो वो क्या थिक होती हैं, जो भी हम यूज करते हैं पॉलीमर्स का, लिपिड्स का, इसकी वजह से। कैप्सुलेशन मटेरियल्स भी क्या है, कुछ टाइप के कैप्सुलेशन मटेरियल्स होते हैं तो वो क्या कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से क्या जो ओवरऑल जो हमारी पूरी प्रोसेस रहती है तो वो क्या कॉस्टली हमें देखने को मिलती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए, और ये हमारे पाँचों के पाँचों जो मेथड है वो फिनिश हो चुके हैं। बस एग्जाम के लिए आपके लिए इतना जानना जरूरी है, और ज़्यादा आपको जो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। वैसे भी आपके समझ में आ गया होगा कौन सा मेथड किस तरीके से काम करता है।
चलिए एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि जो इमोबिलाइज जो एंजाइम्स जो हमने बनाए हैं इतने अलग अलग तरीक़ों से, तो इनके एप्लीकेशंस क्या है, इनका यूज हम कहाँ करते हैं। फर्स्ट तो हम क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं, यानी जो बायोफ्यूल्स रहते हैं तो उनको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं किसी अदर प्रोडक्ट में, है ना। जो हमारे केमिकल्स रहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, जैसे हम क्रूड ऑयल निकालते हैं ना, तो फिर हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर। सेम उसी तरीके से वेरियस टाइप के केमिकल्स रहते हैं तो उनको क्या है किसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंजाइम्स की मदद से। एग्जांपल्स की हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी रहती है वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे हम क्या है इमोबिलाइज एंजाइम्स का यूज कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए, है ना, तो ये इसका यूज हो जाता है। बायोसेंसर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। बायोसेंसर्स क्या एक टाइप की डिवाइसेज होती हैं जिसमें क्या है हम ये जो इमोबिलाइज एंजाइम्स हैं उनका यूज कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइप के सिग्नल को मेजर करने के लिए। जैसे ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो डिवाइसेज रहती हैं इससे ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है डायबिटीज की कंडीशन में, तो ये क्या है एक एंजाइम इमोबिलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है ना, जिसे हम ग्लूकोज बायोसेंसर बोलते हैं। और फिर क्या है बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स आ जाते हैं। अब जो वॉशिंग पाउडर्स रहते हैं और डिटर्जेंट्स रहते हैं तो इनमें भी हम क्या है एंजाइम्स का यूज़ कर सकते हैं जो इमोबिलाइज एंजाइम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के एंजाइम्स के हमारे प्रोटीन्स होती हैं एक तरह से, तो जो भी क्या स्टेन्स लगी रहती है ना, तो स्टेन्स क्या है, स्टेन्स भी क्या एक तरह से एक स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर टाइप की जो एंजाइम्स रहते हैं ना, तो वो जो स्टेन्स रहती हैं उनको क्या है ब्रेक डाउन कर देते हैं, है ना। उनको क्या है उनका जो स्ट्रक्चर रहता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे क्या है जो कपड़ा होता है वो साफ़ हो जाता है, स्टेन होता है वो क्या रिमूव हो जाता है। तो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स में भी इनका यूज किया जाता है इमोबिलाइज एंजाइम्स का। एग्जाम्पल इसका वही है हमारा प्रोटीएस इमोबिलाइज्ड एंजाइम, जो कि डिटर्जेंट में यूज किया जाता है ताकि जो स्टेन रहती है उसको हम इफेक्टिव तरीके से रिमूव कर सकें। फूड इंडस्ट्री में तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एमाइलेस होता है ना, तो उससे जो स्टार्च रहता है उसको हम ब्रूइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रूइंग का मतलब रहता है जैसे बियर वगैरह आपने देखा है ना, तो उसको क्या है स्टार्च को कन्वर्ट करके ही बियर को जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो जो इमोबिलाइज एमाइलेज एंजाइम रहता है तो उसकी मदद ले सकते हैं फूड इंडस्ट्री में। सबसे नेक्स्ट हम देखते हैं सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे क्या रहता है कि न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, तो इमोबिलाइज एंजाइम क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं इस प्रोसेस को, यानी जो न्यूट्रिएंट रिलीज हो रहे हैं तो उसको क्या है फैसिलिटेट कर सकते हैं जब सीड का जर्मिनेशन होता है। और ये इसका एग्जांपल हो गया जो इमोबिलाइज एमाइलेज एंजाइम रहता है। सबसे लास्ट हम बात करें कि एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसमें क्या है एक टाइप की किट रहती है, एलिसा किट बोलते हैं हम इसे। तो वेरियस टाइप के जो डायग्नोसिस टेस्ट रहते हैं ना जो हम करते हैं, तो उसमें इसका यूज किया जाता है, जो इमोबिलाइज एंजाइम्स रहते हैं उनका यूज किया जाता है। तो अगर क्या हमें किसी डायग्नोसिस में हमें कोई स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनका हमें डिटेक्शन करना है ना, तो हम इनका यूज कर सकते हैं इमोबिलाइज एंजाइम्स का। एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा एलिसा किट्स आती हैं जिसमें हम एंटीबॉडीज़ को या एंटीजेंस को जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड सैंपल्स के अंदर। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, कुछ वेरियस टाइप के एप्लीकेशंस हो गए। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक एंजाइम इमोबिलाइजेशन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।